यस बेटा, तो हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था ओवरहेड कॉस्टिंग का, और उसके अंदर इसमें डाउट है भी तो कि सर एल्जेब्रिक मेथड जब हम यूज करते हैं, थर्ड वाला मेथड जब हम यूज करते हैं, रेसिप्रोकल मेथड जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो पॉइंट हमने पढ़ाते हैं, तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर हम रेसिप्रोकल मेथड। और जब सर अगर रेसिप्रोकल मेथड हमें यूज करना हो तो वहां पर कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो उसके अंदर जब हमें कैलकुलेशंस करनी होती है तो रेसिप्रोकल मेथड के अंदर हमने यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर हमें दे रखा था बेटा स्टूज डिपार्टमेंट का खर्चा कितना बता रखा था, 90,800, तो वो बता रखा था, प्लस 15% हमारा कैंटीन से रिलेटेड खर्चा हुआ था। और कैंटीन के अंदर हमें बता रखा था 23,600 प्लस 20% किससे रिलेटेड था, स्टोर से रिलेटेड। तो हमने यहाँ पर क्या बनाई, इक्वेशन बनाई, स्टोर्स का था 90,800 और कैंटीन का था 23,600। हमने माना स्टोर्स का सर्विस क्या है उसको हमने एस अज्यूम किया और कैंटीन सर्विस को हमने अज्यूम किया सी। तो आपका एस का मतलब क्या हो जाएगा, स्टोर से रिलेटेड टोटल खर्चा कितना हो गया, 90,800 प्लस 15% ऑफ कैंटीन, दैट मीन्स 0.15 सी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और कैंटीन का अगर मुझे शो करना है तो 23,600 प्लस 20% ऑफ स्टोर्स 2.20 एस। अब यहाँ पर एस की वैल्यू हमने पुट करा, तो एस की जगह वही हमारा फर्स्ट में आ रहा है 0.15 सी, तो सी की जगह मैंने क्या कर दिया, पूरी वैल्यू पुट कर दिया, 23,600 प्लस 0.20 एस। तो सब सी की जगह वैल्यू पुट करके हमने वैल्यू लिख दिया 90,000 प्लस 0.15 ए इंटू 23,600 प्लस 0.20 एस। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व करने पर आपका आंसर आ गया कितना, 97258। ये हमारा क्या है, स्टोर्स की वैल्यू। स्टोर्स की वैल्यू आ गई 97,258, तो उससे हमारा कैंटीन का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 43,052। यहाँ तक की बात हो गई सर। अब इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे तो वो चीज अब आप देखो। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर वही ओवरहेड्स लिखे। मिक्सिंग का दे रखा था 1,08,200, स्टीयरिंग का दे रखा था 39,400, स्टोर्स का दे रखा था 90,800 और कैंटीन का दे रखा था 23,600। ये हमें ऑलरेडी गिवन था। अब हमारा स्टोर से रिलेटेड हमने अमाउंट निकाला था, जो कितना आ रहा था बेटा, स्टोर से रिलेटेड अमाउंट आ रहा था हमारा 97,258। तो वो हमने यहाँ पर मेंशन करा, स्टोर्स में कितना, 97,258, तो मेंशन करा। और 97,258। अब इस 97,258 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 50, 30 और 20 के रेशियो में। तो 50, 30 और 20 के रेशियो में 48,629, 29,177 और 19,452। इज इट क्लियर, क्लियर है यस बेटा सर। यहाँ तक की बात। तो अब हमारा क्या निकल जाएगा, बैलेंस आ गया, स्टोर्स का कितना आ गया 6458 और कैंटीन का आ गया कितना 43,053। और फिर हमने कैंटीन का वैल्यू निकाला था, कितना आ रहा था बेटा 43,053। तो उस कैंटीन के में यहाँ पर लिखेंगे कितना 43,053, और इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 45:40:15, तीनों के बीच में। तो हमने जब तीनों का करा डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैंटीन का तो जीरो हो गया, 43,053 माइनस 43,053 जीरो, और इसका भी जीरो हो गया, क्या स्टोर्स का भी। तो ये पूरा हमारा वैल्यू किसमें आ जाएगा, टोटल आपका मिक्सिंग का निकल जाएगा 176,203 और स्टीयरिंग का आ जाएगा 85,797। इज इट क्लियर, क्लियर है बेटा ये, मनोज्ञ है। यस। चलिए, यहाँ तक की बात हमारी हो गई। इसी के बाद में फिर हमने ये एक्टिविटी नंबर 2 हमारा कवर अप हो गया था। और फिर हमने पढ़ा था, इसके बाद में स्टेप नंबर 3 हमारा कवर अप हो गया था। स्टेप नंबर 3 के बाद में ओवर एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह निकालना, वो चीज में बता चुका था, ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक का हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक का पोर्शन मेरा कवर अप हो गया था। इस टॉपिक तक में बताइए बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है क्या। मनोज्ञ, शिफा, खुशी, बेटा यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यहाँ के इसी के बाद में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है, बेसिकली दो तरह की कॉस्टिंग होती है, एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, सम बिजनेस ओनली वांट्स टू नो द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स। कुछ बिजनेस क्या चाहते हैं ओनली, तो कि वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कि सर आप तो वेरिएबल कॉस्ट बताओ, वेरिएबल कॉस्ट में कितना खर्चा हुआ है।
रिगार्डिंग फिक्स्ड कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट, और वो फिक्स्ड कॉस्ट को क्या मानते हैं, पीरियड कॉस्ट मानते हैं, मतलब उस टाइम पीरियड की ओवरऑल कॉस्ट मानते हैं, तो वो डायरेक्टली उसको क्या कर देते हैं टाइम पीरियड के बेसिस पर, चाहे वो कितना भी हुआ हो, उस यूनिट में कितना हुआ, दूसरी यूनिट में कितना हुआ, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, और टाइम पीरियड का सारा खर्चा एक साथ ले लेते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्या एक अल्टरनेटिव। इन मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज एज अ कॉस्ट ऑफ सेल्स। और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर इंक्लूड करने के लिए। कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या मानते हैं, पीरियड कॉस्ट माना जाता है। दे आर चार्ज इन फुल टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड, और वो जिस टाइम पीरियड में इंकर्ड हुआ उसी ईयर में टाइम पीरियड में हम उसको पूरा का पूरा चार्ज कर देते हैं। हम उसमें इससे मतलब नहीं होता तो कि इस यूनिट में कितना यूज हुआ है, इस यूनिट में कितना यूज हुआ है, डजेंट मैटर, हम पूरा का पूरा P&L में चार्ज कर देते हैं। फिर आगे चले हम, वही चीज हमें बता दिया बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट कैसे बनेगा, वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होंगे, वो वेरिएबल ओवरहेड्स इन सबका ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। फिक्स्ड ओवरहेड्स डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, उसको P&L में शो कर देंगे, और हमारी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। हमें अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमने सेल्स लिया, उसमें जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस वेरिएबल कॉस्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि हमने पढ़ा भी मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम ओनली वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर। इन मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर, उसी को हम क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं। तो वही सेल्स लिया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, और जो कैसे निकला, ओपनिंग कॉस्ट लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा पर प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी वेरिएबल से रेटेड वो माइनस करेंगे, वो प्लस करके क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करके हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, उसको माइनस कर देंगे, वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो भी आपकी वेरिएबल खर्चे हुए हैं वो सारे माइनस कर देंगे, तो आपका फिगर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। और इन्वेंट्रीज वगैरह का जो भी हम वैल्यूएबल करते हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो किस बेसिस पे निकालते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर बेटा। यस। फिर आगे चले हम इसी के बाद में, फिर क्या लिखा हुआ है, इसी के बेसिस पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 दे रखा है हमें। अब इसको इलस्ट्रेशन नंबर 6 को देखते हैं हम क्या बोला है, बाजार कॉस्टिंग के बेसिस पे हमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। Good Time Company manufactures cheap watches which it sells to the wholesaler for $25। गुड टाइम कंपनी क्या करती है, वॉच वगैरह बनाती है, नॉर्मल रेंज की भाई वॉच बनाती है, और वो वॉच को होलसेलर्स को सेल करती है कितने पर, $25 ईच वॉच। द कॉस्ट कार्ड फॉर ईच वॉच इज एज फॉलोज, डायरेक्ट मटेरियल लगता है आपका कितना, $7 का, डायरेक्ट वेजेस लगती है $8, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगते हैं कितने, $5, और आपका टोटल कॉस्ट बैठ रहा है कितना, वेरिएबल कॉस्ट आपका $20। There is a variable selling cost per unit of $0.50 per unit, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है आपका कितना बेटा, $0.50 पर यूनिट। आगे बोला हमें ईयर 1 और ईयर 2 उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी, नॉर्मल और बजटेड प्रोडक्शन। नॉर्मली हम कितना प्रोडक्शन करते हैं, 12,000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ कितना, 14,000 यूनिट्स और 11,500 यूनिट्स। एक्चुअल सेल्स बता दी 13,000 यूनिट्स और 12,500 यूनिट्स। और एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स बता दिया आपको 11,000 और एक्चुअल फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट, और फिक्स्ड हमारा सेलिंग कॉस्ट बैठता है वो बता दिया 5,000 और 5,000। देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं रखा हुआ था। ऑल वेरिएबल कॉस्ट वर एज बजट फॉर द 2 years। सारी वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या थी, बजट के अकॉर्डिंगली थी, 2 साल के बजट के अकॉर्डिंग। आपसे बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने सेट आउट ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉर बोथ ईयर्स 1 and 2। आपको मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करें बेटा सेल्स,
और हमारी नंबर ऑफ यूनिट सेल दे रखी है क्या, 13,000 यूनिट्स और 12,500 यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दे रखा है बेटा, तो आप मल्टीप्लाई करो, देखिए 13,000 यूनिट्स इंटू 25 ये आ रहा है क्या, 3,25,000 ये आ रहा है बेटा। 13,000 यूनिट्स है इंटू 25, और इधर कितनी यूनिट्स थी, 12,500 यूनिट्स, तो 12,500 इंटू 25, 3,12,500 ये हमारी सेल्स आ गई। फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं हम, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा था क्या बेटा, सर कितना स्टॉक रखा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक देखो भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ओपनिंग स्टॉक देख करके बताओ। ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा बेटा, बोलो भी बेटा। ओपनिंग स्टॉक कैसे निकला, खुशी, नीर, मनोज्ञ, शिफा, नीरव, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ओपनिंग स्टॉक का कैसे फिगर आया है। बेटा फर्स्ट ईयर के अंदर लिखा हुआ था उन्होंने, कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं था, देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री, तो फर्स्ट ईयर का स्किप कर तो रखा है उन्होंने, खाली तो छोड़ रखा है। सर सेकंड ईयर में तो लिखा हुआ है ना, तो बेटा फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सेकंड ईयर में ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगा ना। इज इट क्लियर, फर्स्ट ईयर में तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है आपका, जीरो। सेकंड ईयर में सर कैसे पता चला, बेटा आपने प्रोडक्शन करा था 14,000 यूनिट्स का, और जबकि आपने एक्चुअल में सेल कितनी करी, 13,000 यूनिट्स, तो 1,000 यूनिट्स आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री बचेगा क्या। आ गई क्या बात समझ में। कब के लिए, ईयर टू के लिए, तो बेटा ईयर वन के अंदर कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो गया, जीरो। और ईयर टू के अंदर अगर हम बात करें तो ईयर टू में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 1,000, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, 1,000 ईयर टू के लिए। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो सेकंड ईयर में ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया 1,000 यूनिट्स। और हमें बोला था जो भी आपका ये कहाँ गया लाइन, ये लिखा हुआ, हमारी एक यूनिट की रेट कितनी है, मतलब कि ओवरऑल हमारा जो भी हम स्टॉक वगैरह वैल्यूएशन करते हैं वो किस रेट पे करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पे। से कहाँ लिखा हुआ था ऐसा, हमने अभी हाल ऊपर पढ़ा था बेटा, ये लिखा हुआ, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑनली। इन्वेंट्रीज को हम किस पर वैल्यू करते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर। तो 1,000 यूनिट्स थी और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बैठ रही है, 20, तो 1,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20,000। सबसे पहला हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया। फिर उसके बाद में परचेज, परचेज आपने कितना करा था, मतलब प्रोडक्शन करा था आपने कितना, 14,000 यूनिट्स का, तो सबसे पहले हमने 14,000 यूनिट्स इंटू 20, 2,80,000। और उधर आपने प्रोडक्शन करा कितना बेटा, 11,500 यूनिट्स का, तो 11,500 इंटू 20, ये आपका परचेज का फिगर आ गया। यहाँ तक का टोटल करा 280 और 250। क्लोजिंग इन्वेंट्री फर्स्ट ईयर के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रहा है कितना, 20,000, 1,000 यूनिट्स थी इंटू 20, तो 20,000, 280 में से 20 लेस किया, 260। सर इधर सेकंड ईयर के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री है क्या, तो देखो भाई बेटा, आपके पास में 11,500 यूनिट्स आपने करंट ईयर में प्रोड्यूस करी, और 1,000 यूनिट्स का आपके पास ओपनिंग स्टॉक रखा था। 11,500 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी, तो कितना बचा, 12, कितना हो गया, 12,500 यूनिट्स, और ये सारी की सारी आपने सोल्ड कर दी है क्या, 12,500 यूनिट सेल कर दी, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा, सो नो क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक सेकंड ईयर के अंदर जीरो, तो हमारा प्लस माइनस करके फिगर निकल गया 260 और 250। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे, 65,000 और 62,500, ये हमारा यहाँ तक की बात हो गई। ये हमारा क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। उसमें से वही वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, सेलिंग कॉस्ट, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हमें दे रखी है क्या बेटा क्वेश्चन में, कितनी रहती है, 0.50 पर यूनिट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी रहती है, 0.50 पर यूनिट। तो बेटा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट
और कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी थी बेटा? सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग यूनिट है तो सेलिंग कॉस्ट से रिलेटेड है तो किस पर लेंगे, सेलिंग यूनिट पर लेंगे क्या? और सेलिंग यूनिट्स कितनी कितनी, 13,000 और 12,500 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो हमने, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेलिंग कॉस्ट कंसिडर ऑन सेलिंग यूनिट्स। कितनी यूनिट्स आपने सेल करी है, तो कितनी यूनिट्स आपने सेल करी बेटा? ईयर वन के अंदर 13,000 यूनिट्स इंटू 0.50 तो 6,500। और ईयर टू के अंदर आपने सेल करी थी 12,500 यूनिट्स, तो 12,500 इंटू 0.50 तो वो आ जाएगा आपका कितना, 6,250। प्लस माइनस करने पर आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 58,500 और 56,250। और फिर उसके बाद में आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी कितनी दे रखी है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट दे रखी है 11,000 और फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट दे रखी है 5,000। तो दोनों मेंशन करा 11,000 और 5,000, 16,000 58,500 में से माइनस कर दिया तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया कितना, 42,500। सेम प्रोसेस इधर हो जाएगा 11,000 5,000 तो 11,000 और 5,000। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर 11,000 आएगा बेटा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, 11,000 आएगा। तो 11,000 5,000 कितना हो जाएगा, 16,000 माइनस कर दिया 40,250। इज इट क्लियर? यस। इसमें किसी को भी डाउट है क्या बेटा? मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर जब हमें अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर जो मेन बात याद रखनी है आपको, जब आप इन्वेंट्री वगैरह का वैल्यूएशन करेंगे तो वो किस, उसके अंदर कौन सी कॉस्ट लेते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाएगा। फिर आगे चले हम, इसी के बाद में दिया है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा सिंपल से पढ़ा है हमने, सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो फिगर आता है उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन। तो contribution is a fundamental concept in the margin costing. Contribution is an abbreviation of contribution towards fixed cost and profit. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दो तरह से बोला जा सकता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब भी कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर आप फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसका मीनिंग भी कंट्रीब्यूशन होता है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो भी कंट्रीब्यूशन आता है, और अगर फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके लिखोगे तो भी कंट्रीब्यूशन आता है। सर कैसे? तो बेटा अपन लिखते हैं सेल्स, उसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर क्या आता है आपका कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करते हो आप फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो जो आप इन दोनों को करके भी ये निकाल सकते हो और इन दोनों को करके भी ये फिगर निकाल सकते हो, आएगा आंसर वही। तो कंट्रीब्यूशन का मीनिंग भी हमें आ गया, तो यही लाइन बोला उन्होंने, कंट्रीब्यूशन का मतलब कंट्रीब्यूशन इज एन एब्रिविएशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। ऑल वेरिएबल कॉस्ट, सारी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी माइनस कर दिए तो आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। इसी के बेसिस पे एक्टिविटी नंबर 5 दे रखी है, जिसके अंदर आपको वही मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालना है, तो कि प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा, जो अभी हाल मैंने अपन ने ऊपर कैलकुलेट करा है सेम वैसे के वैसे ही कैलकुलेशन होगी इसमें। इसको आप होमवर्क में करके देखेंगे, नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा बेटा। जो अभी हाल अपन ने ऊपर क्वेश्चन करा है सेम एज इट इज उसी की बेसिस पर क्वेश्चन दिया है। आगे चले हम, इसी के बाद में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता दिया ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग की थ्योरी है, ओनली एक बार रीडिंग करना है, ज्यादा काम का नहीं है। एडवांटेज, अप्रोप्रिएट फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए एक सही मेथड है, एज इट हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन वगैरह हाईलाइट करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद देयर नेचर, दैट इज एज पीरियड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह को हम क्या मानते हैं, पीरियड कॉस्ट मानते हैं, क्योंकि वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली इंकर्ड होता है। प्रॉफिट्स डिपेंड ऑन द सेल्स एंड एफिशिएंसी, नॉट ऑन द प्रोडक्शन लेवल्स। और प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है, आप सेल वगैरह कितना करते हैं, एफिशिएंसी कितनी करते हैं। डिसएडवांटेज क्या होंगे, देयर इज अ डेंजर दैट प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस बट अ मार्जिनल कंट्रीब्यूशन व्हिच फेल्स टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट। कई बार ऐसा खतरा भी हो जाता है तो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स वगैरह तो हो रही है, लेकिन तब भी आपका मार्जिनल कंट्रीब्यूशन पर आप सेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह क्या होती है, बढ़ती जा रही है। अब आपको लग रहा है आप कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन तो बढ़ रहा है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो उसके कारण आपका प्रॉफिट हो सकता है कम हो जाए।
डज नॉट कंप्लाई विद द IS2 इन्वेंट्री का जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम को अलाउ नहीं किया गया है। एंड मिक्स्ड कॉस्ट मस्ट बी स्प्लिट इनटू द फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स। और जो मिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बट मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हम नहीं करते हैं। इसी के बाद दिया है हमारा कैलकुलेटिंग अ प्रॉफिट और लॉस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, हम वहां पर हर ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन बेसिस निकालते हैं, तो क्या आपका कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, वहां पर कितना आपका एक्चुअली यूज हुआ है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है और फिर उसको एक्चुअल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली हम चार्ज करते हैं। In marginal costing, fixed production costs are treated as period cost and are written off as they are incurred, जितना जितना वो incurred हुआ है. In absorption costing, fixed production costs are absorbed into the cost of units and are carry forward in the inventory to be charged against sales for the next period. उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंगली और फिर उसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूज यूजिंग इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम आर देयरफॉर ग्रेटर देन दोस कैलकुलेटेड यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। और जब आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन वगैरह करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर जनरली उसकी वैल्यू ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू वेरिएबल मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हम ओनली वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं। और जब हमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना रहेगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर, तो कैसे होगा, सेल्स लिया उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे, वही ओपनिंग इन्वेंट्री प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड जो भी होंगे प्लस माइनस करके निकाला आपने, क्लोजिंग इन्वेंट्री वगैरह वो सब कुछ निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट में फिर आप क्या कर दीजिए, जो भी आपके नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट वगैरह वो सब कुछ। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर उसमें आएगा, यहाँ पर हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स वगैरह का लिया, फिक्स्ड ओवरहेड्स वगैरह एब्जॉर्ब्ड आपने जो भी करे हैं वो, उसमें अगर आपका कोई भी एडजस्टमेंट अगर होता है अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड का, वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके एक्चुअल ओवरहेड से मान लो 1 लाख, आपने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कर रखे थे 90,000, तो आपको और लिखने पड़ेंगे, तो वो प्लस माइनस करके आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें जो भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सारी लिखेंगे, आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। इन्वेंट्री को जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो यहाँ पर हम कौन सी कॉस्ट लेते हैं, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हमने क्या लिया था, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। वेयर in marginal costing, inventory valued at variable cost only। इसी का इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं बेटा, उसमें क्लियर हो जाएगा क्या बोला है हमें। गुड टाइम कंपनी डिसाइड्स दैट इट विशेस टू इम्प्लीमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो क्या करना चाहते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई करना चाहते हैं। सेलिंग प्राइस वही बता दिया, वही जो अभी अपन ने क्वेश्चन करा वो की वही इन्फॉर्मेशन है। कॉस्ट कार्ड बता दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स बता दिए कितने हैं, 0.90 पर यूनिट, और टोटल बता दिया 20.90। देयर इज आल्सो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 0.50, और ये सब कुछ बता दिया। देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंटरी और वेरिएबल कॉस्ट वरीज पर बजट। आपसे क्या क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। आपसे क्या बोला है, टोटल बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकालने, मतलब कि आपको टोटल कितने फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे, एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालें सर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखी है क्या बेटा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट कितना लगता है, 0.90 लगता है क्या, overhead absorption rate 0.90 directly given in the question। Yes, sir. तो सबसे पहली चीज तो जब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके बेसिस में हमारा OAR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बजटेड ओवरहेड्स Divide by डिवाइडेड बाय fixed बजटेड budgeted. लेवल। यही करते हैं क्या बेटा। Yes,
तो OAR हमें दे रखा है, बजटेड ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं क्या क्वेश्चन के अंदर? लेकिन यस बजट कहाँ दे रखा है बेटा? बजटेड ओवरहेड्स एक्चुअल वाले दे सर। रखे, वाले कहाँ दे रखे हैं? यस सर। ये जो हमें दे रखे हैं बेटा, ये तो एक्चुअल वाले हैं ना, बजटेड यस सर। वाले तो हमें बजटेड वाले निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वही OAR का फॉर्मूला लगाया हमारा, और 0.90 इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवर प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। कितना था? 12,000 था क्या बेटा ईयर वन के अंदर? तो उस बेसिस पे हमारा बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गया 12,000 टू 0.90। तो वो हमारा फिगर आ जाएगा कितना? 10,800। फर्स्ट थिंग क्लियर है? यस। तो बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए हमारे कितने? 10,800। अब हमने वही सबसे पहले सेल्स लिखा, सेल्स हमारी वही एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा सेल्स में। सेल्स लिखते हैं कितना? 3,25,000 और 3,12,500। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के अंदर 1,000, वही ईयर वन के अंदर तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 0। और ईयर टू के अंदर फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था 1,000 यूनिट्स, तो वो सेकंड ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 1,000 यूनिट्स। और एक यूनिट की वैल्यू दे रखी थी क्या बेटा? 20.90। और हमने अभी पढ़ा तो कि हम जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री का वैल्यू करेंगे तो किस पर लेंगे? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। और फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कितने दे रखी? 20.90। तो 1,000 टू 20.90 कितना हो जाएगा? 20,900। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर वेरिएबल में हमें दे रखा है, वेरिएबल में क्या क्या दे रखा है बेटा? आपने एक्चुअल प्रोडक्शन करा था कितना? 14,000 यूनिट्स का। और तो यहाँ पर हमने लिखा 14,000 इंटू 20। सर कहाँ लिखा हुआ था 20? कैसे आया 20 का बेटा? तो 785 पर टोटल। हाँ, 785 का टोटल, ये कितना हो गया? 20। तो 20 से हमने मल्टीप्लाई करा। सबसे पहले 14,000 टू 20, 2,80,000। और इधर हमें दे रखी थी कितनी? 11,500 यूनिट्स। तो 11,500 इंटू 20, 2,30,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स की अगर हम बात करें, एब्जॉर्ब कितने किए थे, तो एब्जॉर्प्शन की बेसिस पर अगर हम बात करें तो 0.90 पर यूनिट। और हमारी यूनिट्स कितनी थी? 14,000, 11,500। तो 14,000 इंटू 0.90, 12,600, 11,500 इंटू 0.90, 10,350। यहाँ तक की बात हो गई। ये तो हमारे 12,600 और 10,350 ये हमारे क्या है बेटा? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। जबकि एक्चुअल में ओवरहेड्स हमारे कितने लगे हैं? तो देखो भाई, यहाँ पर हमें दे रखा था 12,600, जबकि एक्चुअल में लगे कितने? 11,000। गेटिंग माय पॉइंट? मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं बेटा कितने? यस। 12,600, जबकि एक्चुअल में लगे कितने? 11,000। तो 1,600 से ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्या? और ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या कर देंगे हम? उसको माइनस करेंगे क्या बेटा? पढ़ा था अपन ने फॉर्मेट में। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो प्लस करेंगे, और ओवर एब्जॉर्प्शन है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन था तो 1,600 को माइनस कर दिया, प्लस माइनस करके फिगर निकाल दिया कितना? 2,91,000। फर्स्ट ईयर का पॉइंट क्लियर है यहाँ तक का? 2,91,000। यस। अब सेम प्रोसेस इधर होगा। ईयर टू के अंदर कितना आ रहा है हमारा? 10,350 एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, जबकि एक्चुअल में कितना दे रखा है आपको? 11,000। तो आपका 350 से क्या हो रहा है बेटा? अंडर एब्जॉर्प्शन है क्या? सॉरी, 650 से। यहाँ पर दे रखा था 10,000 और वहां पर दे रखा था 11,000। तो 650 से क्या हो रहा है आपका अंडर एब्जॉर्प्शन? 11,000 माइनस 10,350। तो आपका 650 से प्लस कर दिया, प्लस माइनस करके वैल्यू निकाल दिया 2,61,900, 2,91,000। उसके बाद वही क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था 1,000 यूनिट्स। तो सॉल्व करके निकाल दिया, और सेकंड ईयर में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं था तो वो हो गया। प्लस माइनस करके वैल्यू आ गई 2,71,700 और 2,61,900। कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमारा ओवरऑल माइनस करके हमारा प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 54,900 और 50,600। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद में वही सेलिंग कॉस्ट, और सेलिंग कॉस्ट के लिए भी वही सेम चीज हमें करना पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट रिलेटेड हमें यूनिट्स दे रखी, कितनी कितनी यूनिट्स है? 13,000 और 12,500 यूनिट्स। तो 13,000, 12,500 यूनिट्स, और पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट आपका दे रखा था कितना? 0.50 वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। तो वो हम मेंशन कर देंगे। तो 6,500 और 6,250। और इसके अलावा हमारा फिक्स्ड लगा था कितना कितना दे रखा था? फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट हमें 5,000 और 5,000, तो मेंशन कर दिया
5,000 और 5,000 टोटल आ गया कितना? 43,400 और 39,350। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? ये हमारी बात हो गई कौन सी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन लेना होता है तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। उसी के बाद में हमें दे दिया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो वही चीज बता दिया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं, और यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हम क्या करते हैं, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट, जबकि इसमें यहाँ पर उसके एब्जॉर्प्शन बेसिस पर लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को नहीं लेते मार्जिनल कॉस्टिंग में, जबकि इसके अंदर लिया जाता है। यहाँ तक की बात हमारी हो गई है। फिर इसी के बाद में आता है रिकंसाइलिंग प्रॉफिट्स, इसको भी हम देखते हैं। उसके बाद में पहले फिर एक और टॉपिक दे रखा है बेटा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसको एक बार रीडिंग करना है, और होमवर्क है। ये आपको ओनली एक बार रीडिंग करना है, ज्यादा काम का नहीं है, ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स और वो डिसएडवांटेज है, वो चीज उसके अंदर बताया है। फिर इसी के आगे चले हम, जस्ट मिनट। चलिए अभी एक टॉपिक बचा है, इसको हम देख लेते हैं, रिकंसाइलिंग प्रॉफिट्स। रिकंसाइलिंग प्रॉफिट्स क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, हमारे इन्वेंट्रीज वगैरह का जब वैल्यूएशन करते हैं, अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग से कर रहे हैं या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम से कर रहे हैं, तो वहां पर कई बार वेरिएशंस आते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, reported profit figures using marginal costing or absorption costing will differ if there is any change in the level of inventories in the period. Obviously अगर आपके इन्वेंट्री के लेवल में अगर चेंज होता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग और ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, वेरिएशंस आएगा। इफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स, अगर प्रोडक्शन आपका क्या होता है, सेल्स के बराबर आता है, देन देयर विल बी नो डिफरेंसेस कैलकुलेटेड प्रॉफिट्स यूजिंग द कॉस्टिंग मेथड्स। तो वहां पर अगर आपका प्रोडक्शन जितना किया था और उतनी यूनिट से अगर आपने सेल कर दिया, तब तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तब तो इक्वल हो जाएगा। बट अगर दोनों में अलग अलग है, तो फिर वहां पर वेरिएशंस आ जाते हैं। द डिफरेंस इन द प्रॉफिट्स रिपोर्टेड अंडर द टू कॉस्टिंग सिस्टम इज ड्यू टू द डिफरेंट इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड्स। और ये जो डिफरेंस वगैरह आता है दोनों मेथड से, क्योंकि वो इन्वेंट्री का आपने अलग अलग मेथड्स यूज किए हैं। अगर आपने मान लो कभी एक मेथड यूज कर लिया, कभी सेकंड मेथड, तो वहां पे वेरिएशन आएंगे। if inventory level increase between the beginning and end of a period, अगर इन्वेंट्री का लेवल अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के बीच में, अगर बीच में अगर इन्वेंट्री का लेवल अगर बढ़ता है, देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल रिपोर्ट द हायर प्रॉफिट्स। ये याद रखना बेटा। तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो ज्यादा आएगा। दिस इज बिकॉज सम ऑफ द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स incurred ड्यूरिंग दिस पीरियड विल बी कैरी फॉरवर्ड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्योंकि आपने करंट ईयर के अंदर जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स वगैरह इंकर किए, उसका कुछ पोर्शन वगैरह हमारा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में अगले साल में जाएगा। तो इस वजह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स भी हमारे क्या होंगे, उस अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, तो उसके कारण इम्पैक्ट आता है। टू बी सेट अगेंस्ट सेल्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग पीरियड इंस्टेड ऑफ बीइंग रिटर्न ऑफ इन द फुल अगेंस्ट प्रॉफिट इन द पीरियड कंसर्न। मतलब सिंपल सा पॉइंट बोल रहे हैं वो, अगर आपके ईयर के स्टार्टिंग में से लेकर एंड तक के बीच में अगर आपके इन्वेंट्री का लेवल अगर इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? Yes. फिर उसी की बात में बताया हमें इसी का जस्ट अपोजिट, अगर इन्वेंट्री का लेवल अगर डिक्रीज होता है, देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम विल रिपोर्ट द लोअर प्रॉफिट्स। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम क्या करेगा, लो प्रॉफिट शो करेगा, बिकॉज एज वेल एज द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स incurred, fixed production overheads which had been carried forward in opening inventory is released and is also included in the cost of sales। मतलब सीधी सी बात है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आपने ओपनिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड कर रखा होगा, और ओपनिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड कर रखा है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर बढ़ाएगा तो प्रॉफिट्स को कम कर देगा। यहाँ तक की बात क्लियर?
तो Yes. मतलब कौन सा पॉइंट अगर यहाँ पर हम बोले तो क्या बोलना चाह रहे हैं वो, इन्वेंट्री लेवल, इफ इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज देन हायर प्रॉफिट्स इन absorption costing. If inventory level decrease, अगर इन्वेंट्री लेवल आपका डिक्रीज होता है देन लोअर प्रॉफिट्स इन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये याद रख लेना बेटा लाइन, इस पॉइंट पर अभी क्वेश्चन कवर अप होगा। तो भाई सिंपल सा यहाँ पर हम जो पॉइंट अब डिस्कस करेंगे वो पॉइंट क्या आता है आपका भी, तो कि अगर आपके क्वेश्चन में अगर इन्वेंट्री वगैरह के अगर वेरिएशंस आते हैं, इन्वेंट्री लेवल चेंज होता है, तो कई बार क्या होते हैं डिफरेंसेस आ जाते हैं। उन डिफरेंसेस के कारण आपके प्रॉफिट्स पर भी चेंजेस आता है, तो प्रॉफिट्स पर चेंज होता है तो उसको रिकंसाइल कैसे किया जाएगा। तो उसमें उन्होंने बोला अगर इन्वेंट्री का लेवल अगर बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट्स ज्यादा आएंगे, और अगर इन्वेंट्री का लेवल अगर कम होता है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर प्रॉफिट्स कम आते हैं। याद रह जाएगी बात यहाँ तक बेटा? Yes. यहाँ तक की बात हो गई है हमारी। इसके बाद का जो है पोर्शन, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। प्रॉफिट्स अब इसको कैसे जनरेट करते हैं यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, उसको रिकंसाइल कैसे किया जाएगा, ताकि कल वाले लेक्चर में समझा करके इलस्ट्रेशन नंबर 8 एक्टिविटी नंबर 6, ये दो तीन क्वेश्चन जो है हमारे, वो दोनों क्वेश्चन, और इसके बाद में जो एक्टिविटी नंबर 7 दे रखा है, ये तीनों क्वेश्चन करा के कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा? आज का जो Yes. मैंने आपको डिस्कस किया है, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम दोनों के अंदर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, आज उसको आप एक बार कमांड कर लो। कल हम इसी का रिकंसिलिएशन करना सीखेंगे जिसमें चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है? Okay. ओके बेटा, बाकी का हम कल करते हैं सेम टाइम। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. वेलकम बेटा।